नमस्कार, मैं बबली गोस्वामी अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है 6 to 12th चलेगी, जिसमें 6 to 8th आपके सीटेट का काम आएगा और 6 to 12th आपके DSSB TGT के काम आएगा। ओके, तो इसमें जो हमारी सीरीज चल रही है इसको आप लोग जरूर देखिएगा और हमें पूरा विश्वास है कि आप इस चैनल से जुड़ के एसएसटी से जुड़ा सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे और एसएसटी में इतना माहिर हो जाएंगे कि जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें 90 से 95% तक बहुत अच्छे से कर लेंगे। और आने वाले समय में जब जनवरी 2025 में सीटेट आएगा तो सीटेट, चूंकि मैंने सीटेट 3 बार क्लियर किया है, उसकी वजह यह है कि सीटेट में और इस बार भी बैठेंगे। उसकी वजह यह है जो टीचिंग लाइन में जुड़े हैं और आप लोग को उसी से को पढ़ाना है, तो हमें उस चीज के टच में रहना है ताकि पेपर कैसे आया और किस टाइप के पूछे गए क्वेश्चन, कहाँ से क्या क्या पूछा गया, वो अच्छे से समझ सकें और उसी दिन समझ सकें। इसीलिए हर बार सीटेट का देते हैं। ओके, सीटेट का फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर दिया था 2022 में, क्योंकि तब दोनों दे सकते थे। उसके बाद जब ये आ गया नियम कि बीएड जो जूनियर से प्राइमरी से निकाल दिया गया है, उसमें नहीं बैठ सकता है, एलिजिबल नहीं है, तो मैंने नहीं दिया। इस बार इस तरह के पेपर 2 जो मेरा है 3 बार निकला है और पेपर 1 1 बार निकला है। ओके, तो जो हमारा चैनल है, अपने चैनल के बारे में बता दें। चैनल जो मेरा चैनल है एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स, इसमें 6 to 12th एसएसटी मिलेगा आपको। और जो कोई भी 6 to 12th नहीं चला रहा है, कुछ ही चैनल है, और आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इसमें जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर होगा। और हमेशा याद रखिएगा, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे या खरीदने पड़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छी करने के लिए बुक पढ़नी पड़ेगी। चाहे ये चैनल के जरिए आप पढ़िए हमारे साथ पढ़ के, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन घुमा घुमा के बहुत पूछे जाते हैं। ओके, अच्छा, आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, नाम है दिल्ली, और इसमें है 12वीं से 15वीं शताब्दी। दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी लेसन का मतलब समझ लेते हैं। 12वीं से पहले दिल्ली का कोई इतना महत्व नहीं था, और तो इसका महत्व कैसे बढ़ा और 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच कितना ज्यादा तेजी से हुआ, ये सब बातें इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्रों के राज्यों के केंद्र बन गए थे। कावेरी डेल्टा जो था वो जैसे क्षेत्र जो बड़े राज्यों के क्षेत्र थे वो उसका केंद्र बन गया था। कावेरी डेल्टा के बारे में पिछले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया गया। देखो, सारे चैप्टर आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस टाइप से तो ज्यादा समझ में आएगा। अब वैसे इस चैनल पर है तो आप अगर बीच बीच का भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोशिश करेंगे कि पीछे से थोड़ा बताते हुए चले। और फिर इसमें है दिल्ली की जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। आपने अभी तक कोई भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा अभी अब तक का जिसकी राजधानी, किसी राज्य की राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। अभी जो मैंने बताया है वही बात, कि इससे पहले दिल्ली का कोई महत्व ही नहीं था। कैसे बना ये सब पढ़ेंगे। और एक बात बता देते हैं कि जो एसएसटी का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री पोर्शन बहुत ही, वैसे सभी अच्छे हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी ने जिस कायदे से लिखा है, जैसे जोड़ते हुए बताया है, उससे बेहतर कोई और बता ही नहीं सकता, और बहुत अच्छा है, सब समझ में आएगा आपको। बस चैनल से जुड़े रहिए, और मेरे पढ़ाने के बाद भी आप एक बार अगर जो देख लेंगे तो आपको सालों साल याद रहेगा। तालिका को देखने के कह रहा है। तालिका ये है, ये एक तालिका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो तालिका के बारे में बताया गया है, और इसमें तालिका को समझा देते हैं। पहले राजपूत वंश तोमर राजपूत वंश का था पहले। सबसे पहले तोमर वंश जो है अनंग पाल जो है 1130 से 1145 के बीच बना था। ऐसे समय आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक राजपूत वंश चला, जिसमें तोमर और चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान आए। फिर
प्रारंभिक तुर्की शासक आए 1206 से 1290 तक रहे। फिर खिलजी वंश आए 1290 से 1320। सन याद हो न हो लेकिन इस तरह क्रम जरूर याद रखना। तोमर वंश और फिर चौहान वंश, फिर प्रारंभिक तुर्की शासक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। और फिर इनका जो है जब वंश याद हो जाएगा तो इसमें जो सबसे पहले राज किए थे उनका भी नाम, जैसे तोमर का अनंगपाल, चौहान का पृथ्वीराज चौहान और तुर्की शासक में कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर गौसुद्दीन इल्तुतमिश। ये सब याद रहे तो ठीक है, लेकिन पहले जिस वंश के जो शासक हैं उनके पहले शासक का नाम जरूर याद रखिएगा। सैयद वंश, लोदी वंश, बहलोल लोदी, इस तरह के भी पूछ लेते हैं। इस वंश के संस्थापक कौन है, जैसे ये पूछ लिया जाए तुर्की खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के गैसुद्दीन तुगलक। लोदी वंश के शासक कौन थे, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा भी जाता है, बहलोल लोदी। ये सब है। अब आगे ऊपर देखते हैं हम लोग। पहले पहर तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी, ये बताया गया है। और फिर 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों को पहले क्या बोला जाता है, चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त कर दिया। तोमरों को अजमेर के चौहानों ने हरा दिया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इन्हीं लोगों के राज्यकाल के समय ही दिल्ली व्यापार के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। हिस्ट्री 6 की हिस्ट्री में बताया ही जा चुका है, जो जैन धर्म है उससे सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग ही जुड़ा था, और व्यापारी वर्ग जो है समृद्धशाली होता है, और ये शहर में ज्यादा रहते थे, दिल्ली में ज्यादा रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। और ये जैन व्यापारी अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। दहलीवाल नाम का सिक्के जो है प्रचलन में थे, जो काफी प्रचलन में थे। ओके, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई, ये याद रखिएगा। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, 13वीं सदी, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। और एक उन 5 वंशों की पहचान जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। दिल्ली की सल्तनत जो बनी 5 वंशों के नाम देख लीजिएगा, जो यहाँ पे है। तोमर, चौहान, प्रारंभिक तुर्की शासक, खलजी, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। 4 ये तोमर और चौहान हटा के इन दोनों का प्रारंभिक तुर्की शासक, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इन लोग का नाम आता है दिल्ली सल्तनत में। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां उन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए, जैसे दहली ए कुहना, सिहिर और जनाहपना। यह है दहली ए कुहना, जनाहपना, सिहिर, ये सारे क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। सुल्तानों के अधीन दिल्ली। अब सुल्तानों के अधीन दिल्ली कैसे हुई, इसके बारे में है, और क्या उस समय सामाजिक आर्थिक स्थिति थी। इतिहास तारीख बोलते हैं, इतिहास को फारसी में तारीख बोलते हैं, और तारीख होता है एक वचन, तारीख होता है बहुवचन। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे, जो प्रशासन की भाषा थी वहां तब तो फारसी में ही लिखा जाता था। तारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। जो ये लेखक होते थे वो जो है काफी पढ़े लिखे रहते थे उस समय के मुताबिक। जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वो न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। अच्छा, न्याय चक्र ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। न्याय चक्र क्या है, तो इसको समझिएगा। न्याय चक्र जो है 13वीं सदी के इतिहासकार फख मुदब्बिर ने लिखा था। राजा का काम
राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते हैं जब वो खुशहाल और प्रसन्न हो, और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दें। अच्छा, इससे पहले जो ये न्याय चक्र में था, इसमें था कि कर तभी आ सकता है, किसान तभी खुशहाल हो सकते हैं जब उनको उनके खेती के लिए सारी चीजें मिले। मेन चीज था सिंचाई, सिंचाई उपलब्ध हो। जो उस समय के राजा, ये पहले की बात हो रही है क्लास 6 की, जो है नहर और तालाब ये सबका निर्माण कराते थे ताकि अच्छे से खेती हो। अच्छा, इसमें कुछ शब्दों के नाम भी, शब्दों के अर्थ भी बताए गए हैं। जन्म सिद्ध अधिकार, जैसे जन्म सिद्ध अधिकार, लिंग भेद। तो जन्म सिद्ध अधिकार वो होता है जो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा करे, जैसे कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद, स्त्री तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। जो अंतर बताया गया है शारीरिक रचना का, उस अंतर के आधार पर बताया गया है कि पुरुष स्त्रियों के मुकाबले श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि उनका शरीर अलग होता है। शायद ये कहना चाहते हैं कि जो पुरुष होता है उनका स्त्रियों के मुकाबले शरीर जो है ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए वो श्रेष्ठ होते हैं, बलशाली होते हैं, इसीलिए श्रेष्ठ होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अब अगला टॉपिक है, एक सेकंड जी, तारीख के ये जो तारीख है इसके बारे में समझ लेते हैं। तारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। जैसे कि पहले मौर्य और हर्षवर्धन के समय भी था कि जो इनाम पाने के लिए खूब लंबा लंबा खूब तारीख में लिखी जाती थी, वही बात उस समय भी थी। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 की बात है, जब ये रजिया सुल्तान जो है, में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। जैसे ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, रजिया किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की थी। रजिया सिंहासन पर बैठी। उस समय युग के इतिहासकार मिनहाज सिराज, ये इतिहासकार काफी फेमस थे और इनके आज भी इतनी सारी किताबें हैं जिनके जरिए ही हमारे इतिहासकार लिखे हैं। ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया क्योंकि वो एक स्त्री थी। 1240 में हटाया गया, ये पॉइंट याद रखिएगा। रजिया के विषय में मिनहाज के विचार, अन्य महत्वपूर्ण भारतीय शासिकाओं ने क्या किया, ये जरा पढ़ लेते हैं। और मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। इसी इतिहासकार ने बताया, पुरुषों के अधीन होना चाहिए। देखिए, जब आप आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फ्रांस है, इन सब जगहों की भी यही सोच है। फ्रांस है, अमेरिका है कि जो है पुरुषों के अधीन स्त्रियों को होना चाहिए, और इनको वोटिंग राइट भी काफी समय बाद हुआ था, आजादी के बाद मिला था। वो आप आगे जब पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप देखिएगा, इससे लगेगा कि भारत वाकई में इनसे बेहतर ही है। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध था, इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ, ये वो एक कटाक्ष कर रहा है। अच्छा, ये जो खुदा की रचना के बारे में ऐसे बताया, ऐसे फ्रांस में देखो थोड़ा सा जोड़ रहे हैं ताकि इंटरेस्ट जगा रहे हिस्ट्री में। ऐसे फ्रांस में जब आजादी का वहां पे बिगुल बजा था और संविधान लिखा जा रहा था, आजादी मतलब वहां उन्हीं के शासक लोकतंत्र लाने के लिए हो रहा था,
तो वहां पे भी जो जब औरतें वोटिंग राइट चाहती थी कि वोट देने का अधिकार मुझे भी मिले, और भी कई सारे चीजें चाहती थी, तो वहां के जो उस समय पाए थे, राजा नहीं थे, वही अलग लोग चुन के आए थे। वो कहें अब ये बताइए कि जो स्त्रियों को जो है गॉड ने अलग और पुरुषों को अलग दिया, स्त्रियों को बच्चा पैदा करने के लिए और घर में रहने के लिए कहा है, तो क्या हम प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे, गॉड के विरुद्ध जाएंगे? ये सारी बातें थी जो आप उसमें उसी लाइन में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसी कैसी सोच बहुत पहले से थी, और जो आज यूरोप और ये अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और बहुत ज्यादा मानववादी समझते हैं, उनकी सोच क्या थी। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते। इसमें कटाक्ष तो कर दिया। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी। ये अच्छा काम किया, मतलब पता ही नहीं चलता, इतिहास ही नहीं रहता। जब इतिहासकार की ही सोच ऐसी थी तो इतिहास ही नहीं रहता। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी, अच्छा इसमें यहाँ पे बता रहे हैं कि कब कब रानियों ने भी जो है शासन किया। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की, रानी दिग्दा 980 से 1003। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा, दिग्दा। चलिए, ये सब जो बातें इतिहास से काफी चीजें सीखने को मिलती है कि क्या था उस समय, क्या चल रहा था और कैसे लोगों ने उसका मतलब तोड़ निकाला। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, खलजी और तुगलक वंश के से समझते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत होती थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों का, यहीं से इन्होंने गुलामों का जो है सूबेदार बनाने लगे। सामंतों और जमींदारों के स्थान पर गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद किया। गुलाम जो लाते थे ताकि वो उनके प्रति ईमानदार रहेगा। और सामंत पहले कौन बनाए जाते थे? जो राजा के अधीन काम करते थे, उनके राजकाज में काम करते थे, विशेषकर सेना नायक जो होते थे वो बनाए जाते थे सामंत। उनको सामंत कहते थे क्योंकि उनको भूमि दी जाती थी, उसी पर कर वसूलते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है। याद रखिएगा बदंगा क्या होता है। कभी कोई बदंगा कह दे तुमको तो समझ जाना। अक्सर गुस्से में माए बदंगा बोलती हैं, बहुत बदंगा बनती है। तथा इन सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उनके राज्य के कुछ बहुत ही, एक सेकंड, उनके राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो जाते थे, क्योंकि वो गुलाम होते थे, उनका और कोई अपना होता ही नहीं था, तो मालिक के प्रति वफादार ही रहेंगे। जरूरी नहीं, कई लोग जो है बाद में विद्रोह भी किए हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे। बेटों से बढ़कर गुलाम, सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि ये बेटों से बढ़कर हैं। जिस गुलाम को, ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें बताया गया है कि बेटों से बढ़कर गुलाम होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि पाला पोसा और आगे बढ़ाया, उनकी देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है, ये उन्होंने कहा। खलजी तथा तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे। साथ ही ये याद रखिएगा, खलजी और तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे। साथ ही सबसे पहले बदंगा यानी इनका इस्तेमाल किसने किया था? इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा। इल्तुतमिश
और फिर जो है तुगलक शासक इल्तुतमिश किस वंश का था? इल्तुतमिश देखिए किस वंश का था? इल्तुतमिश था तुर्की शासक, वंश का नाम लिखा नहीं, तुर्की शासक था। खलजी तथा तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पद पर बैठाने लगे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद भी देने लगे थे। इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि कौन से दिल्ली सल्तनत का नेता था, राजा था, जिनमें जो आश्रित थे निम्न वर्ग के लोग, उनको राजनीतिक पद देने लगा। तो नाम आएगा खलजी तथा तुगलक शासक। और कौन कौन सा पद? सेनापति और सूबेदार का पद। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं रहते थे। मालिक के प्रति सब वफादार रहते थे, उत्तराधिकारी यानी उनके बच्चों के प्रति जो है वफादार नहीं रहते थे। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग जो था वो काफी खफा था। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की थी। अच्छा, आश्रित क्या होता है ये समझ लेते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता है, उस पर निर्भर हो, उसी को आश्रित कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ये मेरे आश्रित है, तो वो मेरे संरक्षण में है और मुझ पर आश्रित है, मुझे पर डिपेंड है, जो मैं उसको दूंगी वही वो पाएगा और उसको कोई और नहीं दे सकता है कोई भी खाने पीने वाली वस्तु या जो भी। जैसे पिता का आश्रित जो होता है, उसकी एक आदमी का जो है, एक शादीशुदा आदमी का जो आश्रित होता है, उसकी वाइफ होती है और बच्चे होते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, कोई खास है नहीं। नीचे बढ़ते हैं। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। यहाँ पे ये शब्दों का मतलब समझते हैं। क्या क्या नाम था? खराज किसे कहते थे? इस काल में खराज के अलावा कुछ अन्य कर भी लगा। खराज जो है कृषि पर कर लगाया जाता था। खुम्स, युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर, इस धन का 1/5 सुल्तान का एवं 4/5 सैनिकों का होता था। खुम्स। जकात, यह एक धार्मिक कर था जो मुस्लिमों की आय का 2.5% या 1/40 भाग जो है लगता था। लोकप्रिय मतों के अनुसार इसका आरंभ पैगंबर के द्वारा किया गया था। इसे सभी मुस्लिमों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। सल्तनत एवं मुगल काल में व्यापारियों से आयात निर्यात पर 2.5% जकात वसूला जाता था। 2.5% जो है उस समय वसूला जाता था। ये लाइन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में, जो इसमें उज्बेकिस्तान बोलते हैं, हमला किया। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में, जो आज उज्बेकिस्तान है, हमला किया था और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। फिर यहाँ पे कर दिए। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए, लोग और धावे करने लगे। और
आए और हिंसा करने लगे। मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। फिर यहीं से सेना जो है बढ़िया स्थायी सेना, बड़ी सेना खड़ी होने लगी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। अब जब प्रशासन को खर्चे ज्यादा हैं और आय कम है तो प्रशासन क्या करती है? प्रशासन पैसा कर के रूप में जनता से ही लेती है। यही आगे पढ़ेंगे। पंद्रहवीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत, और इसमें बताया गया तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा है। सैयद तथा तुगलक वंश के बाद ये सब बातें याद रखना। वही तालिका नंबर 1 जो भी दिखाए हैं उसी को कायदे से कई बार उसको पहले समझ लेना, याद कर लेना, फिर उसी से क्वेश्चन बना बना के अपने मन में समझना है। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। इसमें आगे पढ़ेंगे। जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्धि थी और राज फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। राजपूत जो है और अफगान इसी काल में आए थे। कौन से काल में? 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के बीच। राजपूत शुरू से नहीं शासन करते आ रहे हैं। इसी काल में एक था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूर लिखा है इसमें, शेरशाह सूर 1540 से 1545, 15 साल तक इसने 1540-45 लिखा है। फिर अभी आगे देखना 15 साल तक शासन किया। ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। ये क्या था? ये एक जो है एक छोटे पद पर काम कर रहा था शेरशाह सूरी। आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540 और फिर 55 से 56 तक को चुनौती दी। इतनी बार युद्ध इनसे लड़के इनको परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। उस राजवंश का क्या नाम है? सूरवंश। सूरवंश में केवल 15 वर्ष लिखा, अभी जो मैंने बताया 15 वर्ष शासन किया, 1540 से 55। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर का महान लिखा है, महान शब्द यूज किया गया है। अकबर भी 56 से 1605 में जब मुगल सम्राट को समेकित किया तो उसने भी अपने प्रतिमान शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया। अच्छा, ये होता है आज भी लोकतंत्र में भी, एक दूसरे के बहुत विरोधी होते हैं आज के लोकतंत्र के हिसाब से, अगर जो राजतंत्र को समझे। फिर जब वो आ जाते हैं, वो मान लो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो जो पहले के प्रधानमंत्री होते हैं उसमें जो चीज उनको अच्छी लगती है वो वैसे ही चलाते हैं, उसमें फेरबदल नहीं करते। ऐसे उस समय भी था कि जब शेरशाह सूरी शासन में आया तो अलाउद्दीन खिलजी के कई चीजों को चलाता रहा, क्योंकि उसके कुछ चीजें बहुत चुस्त दुरुस्त थे करवर को लेकर। वही फिर जब अकबर आ गया तो वो शेरशाह सूरी की ही चीजें सब जो कुछ नई चीजें लाया था वो चलाता रहा। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये कहेंगे, ये जरूर याद रखिएगा दिल्ली के शासक के नाम। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आएगी वो आप नोटिफिकेशन के थ्रू जान जाएंगे और देखेंगे। और हमारा जो वीडियो है पर डे आता है, एक 5 बजे आता है, 5 PM और 8 PM। मिनिमम 1 वीडियो जरूर आएगा, डेली आएगा, संडे को भी आएगा, संडे टू संडे को आता है और 5 PM का आएगा, तो आप जरूर देखिएगा। और हाँ, जल्द ही हम सीटेट क्लियर करने का ट्रिक लेकर आएंगे, बट इसलिए अभी नहीं लेकर आ रहे हैं ताकि अगर जो ट्रिक बता देंगे तो आप लोग सॉरी
आप लोग कम पढ़ेंगे, और चूंकि वो एक आखिरी होता है कि जब कहीं और कोई उपाय नहीं, हमारे हाथ में और कुछ नहीं, तब वो खेल खेला जाता है। तो वो ट्रिक बताएंगे, और वो जब पेपर पास आ जाएगा तब बताएंगे, उस पर एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। ओके, सो अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं बन पा रहा है और आप लेना चाह रहे हैं तो मामूली फीस है 499 पर 6 to 8 का SST पोर्शन मिल जाएगा। और ये SST पोर्शन इतना कायदे से लिखा गया है, ये नहीं कि संक्षिप्त और छोटा करने के चक्कर में काफी टॉपिक छोड़ दें। पूरी बहुत अच्छे से लिखा गया है और हाथ से बना हुआ है, इसकी वजह से कलरफुल मिलेगा आपको। पीडीएफ मिलेगा, ये आप व्हाट्सएप जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके थ्रू ले सकते हैं, और उससे संपर्क करेंगे तो आगे का प्रोसेस बताया जाएगा। ओके, बाय बाय बाय।